हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और आज देखिए हम सॉल्व करने वाले हैं हिस्ट्री क्विज का सेट। इसके अंदर हमने देखिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज और देखते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है 18वें दशक की, यानी कि 18वीं सदी की। तो उस समय के अंदर भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही होगा। यहाँ पर देखिए आपको 4 युद्ध दिए गए हैं, तो आपको बताना है, ईयर वाइज उनको लगाना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था और सबसे अंत में कौन सा हुआ था। तो कोई भी ऑप्शन एक आप पकड़ दीजिए, नाम के लिए युद्ध का नाम आपने देखना है। तो जैसे ऑप्शन ए ले लिया है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, वांडीवास का युद्ध दे रखा है सबसे पहले, वांडीवास का युद्ध। तो देखिए वांडीवास का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था, ये लड़ा गया था देखिए 1760 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। ठीक है, 1760 के अंदर लड़ा गया था। अगर बात करें किसके बीच में लड़ा गया था, देखिए ये फ्रांसीसी थे एक तरफ तो, और दूसरी तरफ कौन थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी, उसके बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में। तो इस युद्ध में क्या हुआ था कि जो फ्रांसीसी कंपनी है वो पूरी रूप से पराजित हो गई थी। और उसके बाद देखिए जो व्यापार के एकाधिकार पर किसका अधिकार हो गया था भारत के अंदर, ये हो गया था किसका, ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। यानी कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका अधिकार हो गया। उसके बाद देखिए बढ़ते हैं आगे, देखिए कि दूसरा जो युद्ध है उसका नाम है बक्सर का युद्ध। तो जो बक्सर का युद्ध है ये कब लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1764 ईस्वी की बात है। ठीक है, उस समय जो बंगाल का गवर्नर था, जो तत्कालीन गवर्नर था, वो कौन था, मीर कासिम था। तो मीर कासिम का सहयोग इसके अंदर किसने दिया था, देखिए जो मुगल सत्ता पर आसीन था उस समय, जो दिल्ली का यानी कि बादशाह था, जिसका नाम क्या था, शाह आलम सेकंड। तो शाह आलम सेकंड इसके साथ हो गया, और प्लस में जो अवध का नवाब था सुजाऊ दौला। तो इन तीनों ने मिलकर देखिए ट्रिपल अलायंस बन गई थी। ये किसके बीच में हुआ था, एक तरफ तो है ट्रिपल अलायंस जिसके अंदर की कौन कौन है, इसके अंदर है देखिए मीर कासिम हो गया, और इसके अलावा शाह आलम सेकंड है और सुजाऊ दौला। अगर बात करें तो किसके विरुद्ध लड़ा था, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी के अंदर। तो युद्ध का परिणाम क्या हुआ था कि जो ट्रिपल अलायंस है ये पूरी तरह से पराजित हो गई थी। तो जो मीर कासिम है वो मारा गया था बाद में, युद्ध के बाद। उसके बाद देखिए जो ये दो बच गए, शाह आलम सेकंड और ये सुजाऊ दौला, तो इनके साथ क्या था, इलाहाबाद की संधि कर ली गई थी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका नेतृत्व कौन कर रहा था इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, तो वो कौन था, हेक्टर मुनरो इसका नेतृत्व कर रहा था। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो ये तो हो गया बक्सर के युद्ध के बारे में। उसके बाद देखिए अगला युद्ध कौन सा है, अंबर का युद्ध। तो अंबर का युद्ध जो है इसको यानी कि आप बोल सकते हैं अंबूर का युद्ध भी बोला जाता है। ठीक, अंबूर का युद्ध लिखा हो या अंबर का युद्ध लिखा हो, बात एक ही है। तो ये देखिए क्या हुआ था, ये जो युद्ध है ना 5 साल तक चला था। तो ये बात हो रही है ये कब की, 1749 से लेकर ये 54 ईस्वी तक चला था। और किसके बीच में चला था, ये चला था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में ही हुआ था। ठीक है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि भाई जो कर्नाटक युद्ध है ना, कर्नाटक युद्ध हुए थे, 3 महत्वपूर्ण कर्नाटक युद्ध हुए थे। कौन कौन, जो कि किस किस के बीच में थे, सभी फ्रांसीसियों के बीच में और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बीच में लड़े गए थे। तो देखिए ये बात हो रही है जो सेकंड कर्नाटक युद्ध था ना उसके बारे में बात हो रही है, सेकंड कर्नाटक युद्ध के बारे में। अगर पूछा जाए कि वो ये युद्ध क्यों लड़ा गया था, तो भारत के अंदर ही देखिए जो हैदराबाद है और जो कर्नाटक है ना, तो उस समय क्या था, यहाँ पर जो जो जैसे स्थानीय शासक बनने के लिए क्या था, ये दोनों हस्तक्षेप कर रहे थे अपना अपना, फ्रांसीसी भी कर रहे थे, उसके अलावा अंग्रेजी बन रहे थे। ये दोनों ही चाह रहे थे कि भाई जो भी लोकल शासक बने वो कौन बनेगा, वो यानी कि हमारे मुताबिक कोई आदमी बने ताकि हमें व्यापार वगैरह में या भाई भारत की सत्ता हथियाने में मदद मिल सके। तो इस टाइप का ये चाह रहे थे। तो उसी के चलते ही क्या था, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में युद्ध हुआ था, ये जो जब दूसरा कर्नाटक युद्ध चल रहा था ना उस दौरान। तो ठीक है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो बात याद रखनी वो ये है कि इस युद्ध के अंदर जो फ्रांसीसियों का नेतृत्व है वो किसने किया था, ड्यूप्ले के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो अंबूर का युद्ध समझ गए कब से, 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक हुआ था।
उसके बाद देखिए नंबर 4 जो ये दिया गया है यहाँ पर, ये कौन सा है? प्लासी का युद्ध। काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो प्लासी का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? वो बात है 1757 ईस्वी की बात है। ठीक है, 1757 ईस्वी की बात है। अगर बात करें, देखिए उस समय जो बंगाल का नवाब था वो कौन था? वो सिराजुद्दौला था। तो सिराजुद्दौला नवाब हो गया तो उस समय क्या थे? अंग्रेज जो है राज्य के अंदर काफ़ी हस्तक्षेप कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पर इनका किला था, सेट फोर्ट विलियम था। तो वो क्या कर रहे थे, जैसे अन्य ये व्यापारिक कंपनियां थी, इनसे बचने के लिए लगा लो, या फिर स्थानीय शासकों से बचने के लिए क्या कर रहे थे वो अंग्रेज? फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे थे, तोप वगैरह चढ़वा रहे थे किले के ऊपर। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया था? इन सब चीज़ों का विरोध किया था। और सबसे बड़ा कारण तो ये था कि देखिए थ्योरी के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेजों को 1717 में जो मुगल बादशाह है फारूक उसके द्वारा क्या दिया गया था? यानी कि एक विशेष अधिकार दिया गया था व्यापार के लिए। उनसे क्या था? कर वगैरह नहीं लिया जाता था बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में। तो उसका वो दुरुपयोग कर रहे थे। तो दुरुपयोग कर रहे थे ना, तो यही कारण बना था किसका? प्लासी के युद्ध का। ठीक है, जो कि 1757 में लड़ा गया था। तो किस किस के बीच में हुआ था? बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। तो जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता था वो कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, इस युद्ध में जो सिराजुद्दौला उसकी पराजय हुई थी और अंग्रेज जीत गए थे। तो देखिए अब क्रम की बात कर लीजिए। अब देखिए कौन कौन सा हो गया। तो सबसे पहले तो अंबूर का युद्ध हो गया, ये यहाँ पर बताया आपको, 1749 से लेके 54 ईस्वी तक हो गया। उसके बाद प्लासी का युद्ध हो गया, 1757 के अंदर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सा हुआ, उसके बाद है वांडीवास का युद्ध 1760 वाला। और उसके बाद बक्सर का युद्ध जो कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। तो कौन सा ऑप्शन बन गया यहाँ पर? हो गया ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कि निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा? मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र लिखा। तो ठीक है, ये यानी कि कोई भी, देखिए आपने यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़े होंगे, कोई क्रांतिकारी संगठन होते थे तो क्या थे? अपना मैनिफेस्टो वगैरह ये प्रकाशित करते थे, जिसमें कि क्या लिखा रहता था उनका? भाई क्या क्या मांग, डिमांड और किस तरीके से वो उनको पूरा करना है, ये सब उनका ब्यौरा लिखा जाता था। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? कार्ल मार्क्स की। तो देखिए कार्ल मार्क्स को के बारे में आपको पता होगा कि इसको ये कौन सी विचारधारा के वो थे, व्यक्ति थे? कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे। कम्युनिस्ट जो विचारधारा है इसको साम्यवादी विचारधारा भी बोलते हैं। तो इस विचारधारा के व्यक्ति थे। तो इसी विचारधारा के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था? अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया था। कब की बात चल रही है? देखिए 1848 के अंदर मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसका क्या नाम था? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये कार्ल मार्क्स ने तो जारी किया था, लेकिन ये लिखा किसके साथ मिलकर था? तो ये लिखा था फ्रेडरिक एंजल के साथ मिलकर ये लिखा गया था। ठीक है ये। और देखिए वर्तमान में ये जो इनका मैनिफेस्टो था, तो ये एक बुक के रूप में मिलता है, पुस्तक के रूप में। यानी कि जैसे अभी की बात करें तो आप जैसे अमेजोन या भाई कहीं भी कोई ऑनलाइन साइट है वहाँ से इसको परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बुक है। तो बुक का नाम भी पूछ ले भाई, ये जो बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसके राइटर कौन है? तो राइटर कौन हो गए इसके? कार्ल मार्क्स प्लस फ्रेडरिक एंजल। तो ये इसके बुक के राइटर भी हैं। अगर बात करें ओरिजिनल जो मैनिफेस्टो था वो भी इनके द्वारा लिखा गया था। तो और कब लिखा गया था? 1848 ईस्वी के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 का लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ठीक है, यानी कि डायरेक्ट क्या पूछा जा रहा है आपसे? जो आईएनसी है उसका पूछा जा रहा है सम्मेलन कब हुआ था? 1929 वाला। ठीक है, आईएनसी का जो सेशन है 1929 का, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये कहाँ पर हुआ था। ये हुआ था लाहौर के अंदर आयोजित किया गया था। ठीक है, और अगर अध्यक्षता की बात करें तो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और जो ये अधिवेशन है इसको महाविभाजक, कांग्रेस का महाविभाजक अधिवेशन भी बोला जाता है, क्योंकि देखिए यह अधिवेशन कब हो रहा है? 1929 में। लेकिन इससे पहले जितने भी अधिवेशन हुए हैं ना, जितने भी हुए हैं, यानी कि 1885 में गठित हुई थी कांग्रेस, तो तब से लेके 1929 तक जितने भी अधिवेशन हुए, तो पहले तो स्टार्टिंग में तो कोई मांग डिमांड ही नहीं थी कांग्रेस की ज़्यादा। तो बाद में जैसे मांग डिमांड हो गई थी इनकी, क्या कि भारत को क्या
डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाए, स्वशासन की मांग वगैरह उठ गई थी। लेकिन ये जो मांग थी स्वशासन की वो किस प्रकार की थी, यानी कि अंग्रेजी सत्ता के अधीन रहकर ही थी। लेकिन 1929 के बाद क्या हुआ था कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी थी। ठीक है, तो ये विभाजक हो गया 1929, तो ये काम हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये इसको ये बता दिया क्यों बोला जाता है। और देखिए इसके अलावा अन्य क्या काम थे कि एक तो क्या था कि पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। उसके अलावा देखिए 26 जनवरी को जो है ना स्वतंत्रता दिवस बनाने की घोषणा की गई थी कि भाई प्रत्येक साल 26 जनवरी को क्या करेंगे, हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाएंगे। इसके अलावा उस समय के अंदर देखिए एक आंदोलन स्टार्ट होने वाला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उसका भी जो प्रस्ताव है वो इस सेशन के अंदर ही पारित किया गया था। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर बात हो रही है मैडम भीखाजी कामा की। उनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो ये नहीं फहराया था, ये गलत है। देखिए तो भीखाजी कामा का नाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये पहली ऐसी महिला हैं, ऐसी भारतीय हैं जिन्होंने की विदेशी ज़मीन पर पहली बार क्या है तिरंगा फहराया था। और अगर बात करें तो देखिए कब फहराया गया था, तो ये साल तो यहाँ पर सही लिखा है 1907 के अंदर ही फहराया था, लेकिन यहाँ पर जगह गलत है। तो जगह ये कहाँ पर फहराया गया था, ये जर्मनी में फहराया गया था। ठीक है, तो जर्मनी में एक जगह है स्टुटगार्ड, तो वहाँ पर इनका एक जैसे भाई कोई संगठन था इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, तो उसका वो चल रहा था प्रोग्राम, तो उसी के दौरान 1907 में जर्मनी के अंदर इन्होंने ये झंडा फहराया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा क्या है पेरिस, तो ये जो ऑप्शन 1 है ये क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, तो अगर देखिए बात करें पेरिस की, तो पेरिस में क्या किया था भीखाजी कामा ने, तो पेरिस के अंदर तो 1909 ईस्वी में इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था। ठीक है, होम रूल मूवमेंट चलाई थी वहाँ पर, कहाँ पर, पेरिस के अंदर, तो ये याद रखना है। इसके अलावा देखिए जो इनका एक प्रमुख पत्र था, यानी कि जो पत्र पत्रिका जो भी, तो उसका नाम क्या था, वंदे मातरम था, जो कि जिनेवा से ये चलाती निकालती थी। ठीक है, इसके बारे में याद रखना है, पूछा जा सकता है। और पारसी परिवार से संबंध था इनका। और अगर पति की बात करें तो क्या था, रुस्तम कामा इनके पति का नाम था। तो यहाँ पर देखिए अन्य मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रही, तो ये ऑप्शन सही है। जो दादा भाई नौरोजी है उनकी पर्सनल सेक्रेटरी भी थी ये। उसके अलावा मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ठीक है, ये भी ठीक है, पारसी थे। और पति का नाम की अगर बात करें तो क्या था, रुस्तम कामा था। इसके अलावा देखिए इनको भारतीय क्रांति की माता या फिर जैसे माँ भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर अगर सही ऑप्शन की बात की जाए तो बी हो गया, 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आप ये ना मान के चले कि क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान है। यहाँ पर क्या है, आपको रिवीजन करवाया जा रहा है क्विक। ठीक है, पर्सन जो है उसके उत्तर तो बताते ही हैं, उसके अलावा देखिए अन्य चीज़ों पर भी आप ध्यान दें। ठीक है, लिखने में तो इन्हीं में से ही कोई हार्ड चीज़ उठा के भी यहाँ पर डाली जा सकती है, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दें। ठीक है, तो अब क्या है कि जो सिपाही विद्रोह, यानी कि आप समझ गए होंगे किसकी बात चल रही है यहाँ पर, जो 1857 की क्रांति थी। ठीक है, सैन्य विद्रोह भी लिखा जाता है, सिपाही विद्रोह भी हो गया। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो ये तो कॉमन है, सबको पता है। ठीक है, कौन था वो, लॉर्ड कैनिंग हो गया आंसर इसका। तो ये हो गया इसका उत्तर। उसके अलावा देखिए अब 1857 की क्रांति के बारे में फटाफट से देखिए। तो अगर बात की जाए जो 1857 की क्रांति है उसके कारण किस प्रकार के थे, तो देखिए कारण बहुत ज़्यादा विस्तृत थे। यानी कि आप देखिए आर्थिक कारण भी हो गए, अंग्रेजों की जो शोषण की नीतियाँ थी वो हो गई, बंगाल के अंदर जैसे उन्होंने स्थायी बंदोबस्त लगाया था। ठीक है, करों की दर वगैरह क्या थी, बहुत ज़्यादा ऊंची कर दी थी, जिससे कि आम जनता सब लोग प्रभावित हो रहे थे। यहाँ के जो स्थानीय राजा थे उनका शासन छीन लिया गया था, यानी कि सामाजिक मतभेद भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। ठीक है, अंग्रेज अपने आप को क्या थे, उच्च समझते थे, स्थानीय जनता को भाई निम्न समझा जाता था। धार्मिक कारण भी थे, हिंदू धर्म वगैरह कोई भी धर्म जो भारत में प्रचलित थे उनकी अवमानना हो रही थी।
वो ईसाई धर्म वगैरह का प्रचार करने लगे थे। अगर महत्वपूर्ण कारण की बात की जाए जो कि उस समय तत्कालीन कारण भी माना जाता है, तो वो क्या है, सैन्य कारण था। ठीक है, उस समय जो सेना थी देखिए, उनके पास राइफल हुआ करती थी, यानी क्या नाम था उसका, ब्राउन बेस था राइफल का। ठीक है, ब्राउन बेस नाम की एक राइफल हुआ करती थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, इसके स्थान पर देखिए एक नई राइफल उन्होंने लॉन्च की थी। ठीक है, जिसका कि क्या नाम था, इनफील्ड राइफल थी। तो इस राइफल के अंदर आपको पता है कि क्या हुआ करता था, सुअर वगैरह की चर्बी लगा करती थी, गाय सुअर के मांस की। तो इसी के चलते ही क्या हुआ था, ये विद्रोह का तत्कालिक कारण साबित हुआ था और ये क्रांति भड़क गई थी। ठीक है, अगर प्रारंभ की बात की जाए इस क्रांति की, तो कब हुई थी ये, 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गई थी। तो मंगल पांडे का नाम इसके अंदर आता है। कहाँ से विद्रोह किया था, तो बैरकपुर छावनी से विद्रोह किया था। इसके अलावा देखिए नेतृत्वकर्ता अलग अलग से पूछे जाते हैं। तो देखिए कुछ प्रमुख नेतृत्वकर्ता, जैसे कि दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, तो वो बख्त खान ने किया था। लखनऊ की बात की जाए तो बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, जो अवध का क्षेत्र है उसका क्या किया था, अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर अपने अंदर मिला लिया था। तो वो भी जैसे क्या था, 1857 की क्रांति में कूद पड़े थे अवध से भी। उसके अलावा देखिए बात की जाए झांसी का क्षेत्र हो गया, तो राज्य हड़प की नीति के तहत जो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, झांसी को भी हड़प लिया था, जिससे कि जो रानी लक्ष्मीबाई उसने पार्टिसिपेट किया था इस युद्ध के अंदर, वो कहाँ से नेतृत्व किया था, झांसी से नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये कॉमन सी बातें हैं, याद रखें। नेक्स्ट देखिए कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। ठीक है, जो इंटरिम गवर्नमेंट गठित की गई थी 1946 में, तो राजेंद्र प्रसाद के पास देखिए विभाग था कौन सा, खाद्य व कृषि विभाग था इनके पास। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दिया गया है जो रक्षा विभाग जो है वो किसके पास था, वो सरदार बलदेव सिंह के पास था। तो ये चीज़ याद रखनी है, सरदार बलदेव सिंह। उसके अलावा अगर बात करें देखिए विदेशी मामले तथा राष्ट्रीय मंडल संबंधित विभाग, तो ये किसके पास था, ये जवाहरलाल नेहरू के पास था। तो ये याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर क्या है, 3 तो गलत हैं और एक सही है, तो आपको सही वाला यहाँ पर बताना है। तो देखिए नंबर ए से ही चलते हैं कि विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश। तो विक्रमशिला मठ जो है वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, ये तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो फिर ये कहाँ पर है, ये बात हो रही है देखिए बिहार की हो रही है। ठीक है, तो जो विक्रमशिला मठ है वो कहाँ पर है, बिहार के अंदर है। और बिहार में भी कहाँ पर, भागलपुर, याद रखना है, भागलपुर के अंदर ये स्थित है। और इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए इसका जो निर्माण है वो 18वीं यानी कि नहीं 8वीं या 9वीं शताब्दी के अंदर जो पाल वंश का राजा था, जिसका क्या नाम था, धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। और पता ही इसके बारे में कि जो बख्तियार खिलजी है 1193 ईस्वी के आसपास, जो बख्तियार खिलजी है उसने क्या किया था, यहाँ पर आक्रमण किया था और इनको ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी के साथ में जब अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे, तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, इसको समाप्त कर दिया था, तोड़ फोड़ कर दी थी, ख़त्म कर दिया था। वर्तमान में जैसे अवशेष वगैरह मिलते हैं, पहले बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, इसको तोड़ फोड़ कर दी थी यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश में, तो ये गलत है। हेमकुंड साहिब जो है देखिए गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब। तो ये बात अगर करें तो ये कहाँ पर है, इस चमोली के अंदर है। चमोली जिला है जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड की बात हो रही है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है ये। उसके बाद देखिए उदयगिरी की गुफाएं, ये कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर। तो ये सही ऑप्शन है। ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। ये देखिए 2 गुफाएं हैं, यानी कि 2 प्रकार की, जैसे कि एक तो उदयगिरी है, उसके अलावा एक खंडगिरी है, दोनों आसपास ही। और कहाँ पर स्थित है ये, उड़ीसा में जो भुवनेश्वर है ना, वहाँ पर स्थित है। अगर बात की जाए उदयगिरी जो गुफाएं हो गई, उनका निर्माण किसने करवाया, जो खारवेल वंश के जो खारवेल राजा थे उनके द्वारा करवाया गया था। और देखिए यहाँ पर क्या है, एक प्रसिद्ध जो है हाथी गुम्फा शिलालेख भी है। ठीक है, हाथी गुम्फा शिलालेख, ये याद रखना है। इसके जो शिलालेख, हाथी गुम्फा शिलालेख, इससे हमें मौर्य जो वंश के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। और ये जो शिलालेख है ना, यहाँ पर जितने भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं
उन सब के अंदर इन गुफाओं को क्या कहा गया है, लेना लेना कहा गया है। ठीक, गुफाओं को लेना कहा गया है शिलालेखों के अंदर। तो ये हो गया। तो इसका राइट और उसके देखिए डी और है अमरावती बौद्ध स्तूप महाराष्ट्र में। तो नाम से ही पता चल रहा है अमरावती कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, महाराष्ट्र की नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन पूछा गया था हमसे, तो सही कौन सा हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उसमें संबंधित था। तो यहाँ पर बात हो रही है भूदान आंदोलन की। तो देखिए भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगर बात करें कब किया गया था, 1951 ईस्वी की बात है, ये प्रारंभ किया गया था। और ये क्यों किया गया था, देखिए भूमि सुधार से संबंधित आंदोलन था, तो इसका मतलब है भूमि सुधार के लिए किया गया था। तो इस आंदोलन के तहत क्या करते थे, ये देखिए ये गांव गांव जाते थे और जितने भी उस समय देखिए पूंजीपति हुआ करते थे, जिनके पास की पूंजीपति या भूमिपति जिनके पास बहुत अधिक भूमि हुआ करती थी एक्स्ट्रा में, तो उनके पास ये जाते थे और उनसे विनती करते थे कि भाई जो ज़मीन का कुछ हिस्सा, भाई पाँचवा या छठा हिस्सा आप क्या करें, वो किसी गरीब जो भूमिहीन किसान है ना उनको प्रदान कर दे, ताकि उनके काम आ जाए और आपके बराबर आने की हिम्मत जुटा पाए। तो ये काम किया था। तो ये समझ गए क्या था ये भूदान आंदोलन, तो ये था। तो इसी आंदोलन के चलते देखिए क्या हुआ था, 18 अप्रैल, ठीक है 18 अप्रैल 1951 को जो ये विनोबा भावे ने इनको पहली ज़मीन जो प्राप्त हुई थी, जो पहली ज़मीन प्राप्त हुई थी वो कहाँ से हुई थी, जो ये पोचमपल्ली लिखा हुआ ना सी ऑप्शन, तो पोचमपल्ली जो कि कहाँ पर है, तेलंगाना के अंदर है, यहाँ से इनको पहली ज़मीन प्राप्त हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो ये याद हो गया आपको, सी है इसका आंसर। इसके अलावा देखिए इनके बारे में क्या है कि आपको पता है जो विनोबा भावे थे वो क्या थे, महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। तो इन्होंने क्या किया था कि सर्वोदय समाज की भी स्थापना की थी। इसके अलावा एक अन्य क्वेश्चन आता है इनसे कि पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो वो भी विनोबा भावे ने की थी। और देखिए पवनार जो आश्रम है वहीं पर क्या है, विनोबा भावे की समाधि भी है। तो ये हो गया भूदान आंदोलन के बारे में। बढ़ते हैं आगे, देखिए निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो सोम प्रकाश पत्र जो है किसने प्रारंभ किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। तो देखिए जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ये जो है महिलाओं की शिक्षा, इसके अलावा देखिए जो विधवा महिलाएं थी उनके पुनर्विवाह के लिए क्या था, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने आंदोलन चलाए। तो इन्हीं के प्रयासों के चलते क्या हुआ था, देखिए उस समय के अंदर जो लॉर्ड कैनिंग था ना, उसने क्या किया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था, जो कि कब का था, 1856 ईस्वी के अंदर पारित किया था। तो इन्हीं के प्रयासों से संभव हुआ। इसके अलावा एक अन्य क्वेश्चन आता है कि जो बैथून कॉलेज है कलकत्ता के अंदर, उसकी स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए बात चल रही है सोम प्रकाश की। तो सोम प्रकाश के बारे में आपने ये याद रखना है कि देखिए जो लॉर्ड लिटन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन के समय काल में क्या हुआ था, देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसके तहत क्या था, जो स्थानीय भाषाएं थी, स्थानीय भाषाओं में जो पत्र पत्रिकाएं होती थी ना उनको क्या किया जाता था, प्रतिबंधित कर दिया जाता था। अगर वो कुछ गलत लिखते थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जुर्माना लगता था। तो देखिए इस एक्ट के तहत है ना, सबसे पहले जो पत्रिका प्रतिबंधित हुई थी वो कौन सी थी, सोम प्रकाश ही हुई थी, ठीक है, ये याद रखना है, सोम प्रकाश, इसलिए ये मशहूर है। तो ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए। और हाँ, ये जो सोम प्रकाश पत्रिका ये किस भाषा में थी, बंगाली भाषा के अंदर थी। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो ये बताइए क्या है। अगर आपने ये पूरा लेक्चर आराम से सुना होगा तो आपको पता होगा किसकी बात चल रही है। ये जो आईएनसी का जो अधिवेशन था 1929 का, जो कहाँ पर आयोजित हुआ था, लाहौर के अंदर, ठीक है। और अध्यक्षता किसने की थी इसके अंदर, जवाहरलाल नेहरू ने। जो हमारा दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था आज का, उसी के अंदर से ही है, ठीक है। इसीलिए है कि भाई आप ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पर आईएनसी के बारे में बता देता हूँ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 के अंदर हुई थी। और किसके द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ठीक है। उस समय पूछा जाता है कि कौन था गवर्नर जनरल, तो वो कौन था, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। अगर पहले अधिवेशन की बात करें तो बम्बई के अंदर हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है। जिसके अंदर क्या था, 72 लोगों ने भाग लिया था।
इसके अलावा दूसरे अगर अधिवेशन की बात की जाए तो कलकत्ता के अंदर हुआ था और अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, तो सदस्यों की संख्या में बहुत ज़्यादा उछाल आया था, 404 लोग हो गए थे। तो ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है। और इसके अलावा देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई और एक थी इंडियन मुस्लिम लीग। तो इन दोनों का एक साथ ही अधिवेशन होता था। तो वो कब से होना प्रारंभ हुआ था? 1915 से आईएनसी और आईएमएल का क्या है, इकट्ठा ही अधिवेशन होता था, यानी कि एक जगह पर ही। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। अगर पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।